गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस गहन चर्चा में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसे आमतौर पर एमआईएस कहा जाता है, उसकी दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद दिलचस्प विषय पर। बिल्कुल बुनियादी लेकिन बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है, उनका मुख्य फोकस द फाउंडेशंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन एमआईएस पर है। हाँ। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें डेटा और सूचना यानी इंफॉर्मेशन के बीच के उस बारीक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर को समझना है, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर कोई इसे नजरअंदाज कर देता है। मतलब हम अक्सर बातचीत में डेटा और सूचना शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे दोनों एक ही चीज हो। सही कहा। जैसे कोई कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट का डेटा भेज दो, या क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तकनीकी और व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जरूर। अगर हम आज की डिजिटल युग को देखें तो हर तरफ से आंकड़े बह रहे हैं। हर क्लिक, हर स्वाइप रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सब कुछ जो इकट्ठा किया जा रहा है वास्तव में किसी काम का है भी या नहीं। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अंतर समझना सिर्फ किसी परीक्षा पास करने के लिए या किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। आज के इस दौर में जहां हर इंसान और हर कंपनी सूचना के भारी ओवरलोड से जूझ रही है। हाँ बिल्कुल, डेटा हर जगह है। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं यानी डेटा, और हम उससे क्या समझ रहे हैं यानी सूचना। सही और सटीक निर्णय लेने का पूरा आधार इसी एक बात पर टिका है। सही बात है। कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस तभी कारगर हो सकता है जब वो इस कच्चे माल को एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि में बदल सके। वरना अगर इस अंतर को नहीं समझा गया तो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी सिर्फ करोड़ों अरबों आंकड़ों के ढेर में खोकर रह जाएगी। वो कभी भी बाजार में टिकने लायक ठोस फैसले नहीं ले पाएगी। और शायद यही कारण है कि रिसर्च के पहले हिस्से में डेटा को स्पष्ट रूप से कच्चा माल या रॉ मटेरियल कहा गया है। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि डेटा वास्तव में संगठन के अंदर या बाहरी स्रोतों से इकट्ठा किए गए कच्चे और असंसाधित तथ्य हैं। मतलब अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। हाँ, एकदम अनप्रोसेस्ड। अगर मैं इसे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और रेत का ढेर किसी प्लॉट पर लाकर डाल दे। सही उदाहरण है। वो सामग्री है, उसका वजूद है, लेकिन अभी तक वो रहने लायक घर नहीं बना है। कोई उसमें जाके सो नहीं सकता। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। डेटा वास्तव में वो निर्माण सामग्री ही है। इस विश्लेषण में डेटा की 4 प्रमुख विशेषताओं की बात की गई है जो इस कच्चे स्वरूप को और गहराई से समझाती हैं। एक हकीकत के तौर पर सिस्टम में पड़ा रहता है। दूसरी विशेषता है इसकी वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव होना। ऑब्जेक्टिव। हाँ, डेटा किसी भी तरह के पूर्वाग्रह, भावना या राय से पूरी तरह मुक्त होता है।
ये केवल एक तथ्यात्मक अवलोकन या माप है। उदाहरण के लिए ये दर्ज करना कि आज शहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ये एक विशुद्ध वस्तुनिष्ठ डेटा है। ठीक है। ये आंकड़ा ये नहीं बताता कि ये मौसम किसी के लिए सुहावना है या किसी के लिए बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर डेटा हमेशा इतना ही वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होता है तो फिर हम अक्सर क्यों सुनते हैं कि फला कंपनी के डेटा से गलत नतीजे निकले? मतलब क्या डेटा सच में कभी झूठ नहीं बोलता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, डेटा अपने आप में कभी झूठ नहीं बोलता। 35 डिग्री का मतलब 35 डिग्री ही है। हाँ, वो तो है। समस्या तब आती है जब उस डेटा को इकट्ठा करने का तरीका गलत हो, या फिर बाद में उसे समझने और प्रोसेस करने वाला इंसान या सिस्टम उसमें अपनी कमियां या पूर्वाग्रह मिला दें। ओह, समझे। डेटा का अपना कोई एजेंडा नहीं होता, और यही हमें इसकी तीसरी विशेषता की ओर ले जाता है, जो है विविधता या वैरायटी। अक्सर जब लोग डेटा शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत कोई स्प्रेडशीट या कॉलम और रो में लिखे हुए नंबर आने लगते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल। मेरे दिमाग में भी सबसे पहले एक्सेल शीट ही आती है। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है। तो और क्या क्या हो सकता है? ये टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में हो सकता है। कोई लंबा पीडीएफ दस्तावेज, किसी ग्राहक द्वारा कस्टमर केयर को भेजा गया वॉइस नोट, और यहां तक कि इंटरनेट पे वायरल हो रहा कोई मीम भी डेटा का एक रूप है। सच में? मीम भी। बिल्कुल। और चौथी विशेषता जो इस परिभाषा को पूरा करती है वो है समयबद्धता या टाइमलीनेस। अच्छा। डेटा उसी पल का यानी रियल टाइम भी हो सकता है, जैसे शेयर बाजार में हर माइक्रोसेकंड में बदलते हुए स्टॉक के दाम, जो पलक झपकते ही बदल जाते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ ये इतिहास के पन्नों से निकला यानी हिस्टोरिकल भी हो सकता है। जैसे पिछले 50 सालों की राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़े। दोनों ही प्रकार के डेटा का अपना अपना महत्व है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या हम इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ सकते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जूते खरीदने जाता है। वहां लाखों लोग रोज आ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ये कच्चा डेटा असल में कैसा दिखता है? ई कॉमर्स का उदाहरण इसे समझने के लिए शायद सबसे बेहतरीन है। हाँ। जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट खोलता है तो बैकग्राउंड में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले ग्राहक की बुनियादी जानकारी सिस्टम में दर्ज होती है, जैसे नाम, शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर। ठीक है। फिर उत्पाद का विवरण आता है, जैसे जूते का रंग, उसका साइज, उसकी कीमत। इसके बाद बिक्री के लेन देन का डेटा रिकॉर्ड होता है कि कब खरीदा गया। हाँ। कि किस तारीख को रात के ठीक कितने बजकर कितने मिनट पर किस पेमेंट मेथड से वो आइटम खरीदा गया। और मुझे लगता है कि बात सिर्फ खरीदारी तक ही सीमित नहीं रहती। जो लोग कुछ नहीं खरीदते, हाँ, उनका भी तो डेटा इकट्ठा होता होगा। बिल्कुल सही कहा। वेबसाइट ट्रैफिक के आंकड़े भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। मतलब जो लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, वेबसाइट पर कुल कितने लोग आए, उन्होंने किस किस पेज को देखा, किस प्रोडक्ट की फोटो पे उन्होंने जूम इन किया। अरे वाह। उन्होंने कार्ट में सामान डालकर कितनी बार छोड़ दिया, और क्लिक थ्रू दरें क्या रहीं। ये सब विशुद्ध असंसाधित डेटा के उदाहरण हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें, मतलब वेबसाइट पर करोड़ों क्लिक्स, छोड़े गए कार्ट्स की सूची, ये अपने आप में कंपनी के सीईओ या किसी मैनेजर को ये नहीं बताती कि कल सुबह कौन सी नई मार्केटिंग रणनीति बनानी है। हाँ, वो तो सिर्फ नंबर है। बिल्कुल, ये सिर्फ सर्वर में पड़े हुए लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स हैं। यही वो कच्चापन है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये सारा कच्चा माल है। लेकिन जब हम इतने बड़े पैमाने पर इतने अलग अलग तरह के डेटा की बात कर रहे हैं, जैसे कोई नाम टाइप कर रहा है, कोई फोटो देख रहा है, हाँ, तो क्या ये सारा डेटा एक ही तरीके से कंप्यूटर में स्टोर होता है? क्योंकि एक वॉइस नोट और एक एक्सेल शीट को संभालने का तरीका तो अलग होना चाहिए, है ना? एकदम सही। और इसी वजह से डेटा का वर्गीकरण समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सारा डेटा एक जैसा व्यवहार नहीं करता। अच्छा। इसे मुख्य रूप से 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहला और शायद सबसे आसान प्रकार है स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी संरचित डेटा। नाम से ही लग रहा है कि ये बहुत ही सलीके से रखा हुआ डेटा होगा। बिल्कुल, ये वो डेटा है जो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से टेबल या रिलेशनल डेटाबेस में व्यवस्थित होता है। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र या फील्ड्स होते हैं। अगर हम किसी बैंक का डेटाबेस देखें, हाँ, वहां तो सब फिक्स्ड होता है। एकदम। उसमें अकाउंट नंबर, खाता धारक का नाम और बैलेंस के लिए बिल्कुल अलग अलग और फिक्स्ड कॉलम्स होंगे। ठीक है। कंप्यूटर के लिए इस तरह के डेटा को पढ़ना, खोजना और प्रोसेस करना बेहद आसान और तेज होता है।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी लाइब्रेरी में हर किताब अपने सही सेक्शन और सही शेल्फ में रखी हो। ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति लग रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने उन वॉइस नोट्स, लंबे ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट्स की बात की थी। उनका क्या होता है? हाँ, वो किसी साफ सुथरी टेबल में फिट नहीं हो सकते। और वहीं से डेटा का दूसरा प्रकार सामने आता है, जिसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या असंरचित डेटा कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड? हाँ, इसका कोई पूर्व निर्धारित ढांचा या मॉडल नहीं होता। रोजमर्रा के जीवन में पैदा होने वाले ज्यादातर आंकड़े इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हमारी चैट्स? बिल्कुल। इसमें भारी भरकम टेक्स्ट दस्तावेज, लंबी चौड़ी ईमेल श्रृंखलाएं, कस्टमर फीडबैक फॉर्म में लिखे गए लंबे पैराग्राफ्स और सोशल मीडिया की अनगिनत पोस्ट शामिल हैं। सोचकर ही लगता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इसे समझना एक बुरा सपना होगा। काफी मुश्किल तो है। मतलब एक इंसान तो पढ़कर समझ सकता है कि कोई ईमेल गुस्से में लिखा गया है या खुशी में, लेकिन एक टेबल या कॉलम वाले सिस्टम में हम किसी के गुस्से को कैसे दर्ज करेंगे? ये आज के डेटा वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में शब्द हैं, भावनाएं हैं, संदर्भ है, लेकिन कोई स्पष्ट ढांचा नहीं है। हाँ, लेकिन यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन दोनों चरम स्थितियों, यानी बिल्कुल सलीके से रखे गए स्ट्रक्चर्ड डेटा और पूरी तरह से बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच एक तीसरी कड़ी भी मौजूद है। अच्छा, वो क्या है? इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा या अर्ध संरचित डेटा कहा जाता है। तो क्या ये इन दोनों के बीच का कोई पुल है? बिल्कुल। इसमें कुछ संगठनात्मक ढांचा तो होता है, लेकिन ये पारंपरिक रो और कॉलम वाले डेटाबेस में पूरी तरह फिट नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण? इसके तकनीकी उदाहरणों में XML या जेसन डेटा शामिल हैं। XML और जेसन, ये नाम तो बहुत तकनीकी लग रहे हैं। क्या हम इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट है। ठीक है। उस कैबिनेट में कई सारे फोल्डर हैं और हर फोल्डर के ऊपर एक बहुत ही स्पष्ट लेबल लगा है, जैसे शिकायतें, सुझाव, बिल। ये लेबल वो टैग या मार्कर्स हैं जो सिस्टम को बताते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। लेकिन जब हम उस फोल्डर को खोलते हैं तो अंदर कोई साफ सुथरी लिस्ट नहीं होती। तो क्या होता है? बल्कि कई सारे अलग अलग तरह के ढीले पन्ने, कुछ हाथ से लिखे नोट और कुछ प्रिंटेड रसीदें बेतरतीब तरीके से पड़ी होती हैं। ओह, समझ गई। यानी बाहर से एक ढांचा है जो कि लेबल है, लेकिन अंदर का कंटेंट मुक्त रूप में है। जेसन या XML फाइलें कंप्यूटर को बस इतनी मदद कर देती हैं कि उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढनी है, भले ही अंदर का डेटा पूरी तरह से टेबल में ना हो। एकदम सही। आज के वेब एप्लीकेशन और इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब हमारे पास ये पूरा नजारा है। कुछ डेटा बिल्कुल व्यवस्थित है, कुछ पूरी तरह से बिखरा हुआ है और कुछ के पास सिर्फ बाहर के लेबल हैं। हाँ, ये सब देखकर मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर ये कच्चा, बिखरा हुआ और कई बार भ्रमित करने वाला डेटा एक उपयोगी सूचना में कैसे बदलता है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? कैसे एक शॉपिंग वेबसाइट पर करोड़ों लोगों के बेतरतीब क्लिक्स किसी कंपनी को ये तय करने में मदद करते हैं कि उन्हें अगली बड़ी सेल कब लानी चाहिए? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS के अंदर होने वाली एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। अच्छा। इस पूरी प्रक्रिया को 4 स्पष्ट चरणों में बांटा जा सकता है। हम इसे डेटा से सूचना तक के सफर की कीमिया या एल्केमी कह सकते हैं, जहां एक साधारण चीज को किसी बहुत मूल्यवान चीज में बदला जाता है। वाओ, एल्केमी। तो पहला कदम क्या है? इस प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है डेटा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन यानी अलग अलग चीजों को एक जगह इकट्ठा करना और जोड़ना। हाँ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। एग्रीगेशन का मतलब है कई अलग अलग बिखरे हुए डेटा बिंदुओं को एक साथ मिलाकर एक सारांश या ओवरव्यू तैयार करना। मान लीजिए एक बड़ी रिटेल दुकान में दिन भर में 5000 अलग अलग लेन देन हुए। किसी ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, किसी ने टीवी खरीदा। ठीक है। वो 5000 अलग अलग रसीदें विशुद्ध कच्चा डेटा है। कोई भी मैनेजर उन 5000 रसीदों को एक एक करके नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल नहीं, वो तो पागल हो जाएगा। हाँ, तो जब सिस्टम उन सबको जोड़कर एक रिपोर्ट बनाता है कि आज कुल 10 लाख रुपए की बिक्री हुई, तो ये एग्रीगेशन है। आपने शोर को कम किया और एक ठोस आंकड़ा निकाला। समझ गए। लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए की बिक्री होना अपने आप में आगे की रणनीति तो नहीं बता सकता। इसके बाद क्या होता है? और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे जटिल कदम आता है, डेटा एनालिसिस। एनालिसिस। इस चरण में डेटा के विशाल समुद्र के अंदर
छुपे हुए गहरे संकेतों और पैटर्न्स को समझने के लिए सांख्यिकीय, गणितीय या विश्लेषणात्मक तकनीकें लगाई जाती हैं। यानी सिस्टम उस एग्रीगेट किए गए डेटा पर भारी भरकम गणित लगाता है। बिल्कुल। एग्रीगेशन ने सिर्फ ये बताया कि 10 लाख की बिक्री हुई। एनालिसिस उस डेटा को चीर-फाड़ कर देखेगा और बताएगा कि उस 10 लाख में से 60% बिक्री शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच हुई थी। दिलचस्प। और इतना ही नहीं, एनालिसिस ये भी खोज निकालेगा कि जो लोग शाम को कॉफी खरीद रहे थे, उनमें से 80% लोग साथ में छतरियां भी खरीद रहे थे। क्या बात है! ये एक ऐसा पैटर्न है जो शायद किसी इंसान की नजरों से बच जाता। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन अगर कोई डेटा साइंटिस्ट मुझे आकर ये गणितीय फॉर्मूले और जटिल सांख्यिकी दिखाने लगे तो शायद मेरे पल्ले कुछ न पड़े। हाँ, वो तो है। एक आम बिजनेस मैनेजर इसे कैसे समझेगा? एकदम सही सवाल। हर कोई जटिल गणित नहीं समझ सकता, और यहीं पर तीसरा चरण आता है जो इस पूरी प्रक्रिया को इंसानी दिमाग के लायक बनाता है। वो क्या है? के रूप में दर्शाना। ओह, पाई चार्ट्स और बार ग्राफ्स। हाँ, हमारा दिमाग नंबरों की लंबी लिस्ट पढ़ने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये विजुअल पैटर्न्स को मिलीसेकंड में पकड़ लेता है। बिल्कुल। जब आप एक बोरिंग स्प्रेडशीट को एक रंगीन बार चार्ट या हीट मैप में बदल देते हैं, तो अचानक वो सारा गणित एक कहानी बन जाता है। लाल रंग का मतलब है बिक्री गिर रही है, हरे रंग का मतलब है सब ठीक है। ये तो मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। एक अच्छा ग्राफ कई पन्नों की रिपोर्ट से ज्यादा तेजी से बात समझा देता है। लेकिन क्या ग्राफ देखकर काम खत्म हो जाता है? नहीं, ग्राफ तो सिर्फ एक तस्वीर है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो इसे वास्तव में सूचना बनाता है, वो है इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या करना। हाँ, इसका मतलब है उन संसाधित आंकड़ों और ग्राफ्स को अर्थ और वास्तविक दुनिया का संदर्भ देना, ताकि उनके आधार पर ठोस व्यावसायिक फैसले लिए जा सकें। मतलब ग्राफ ये बताएगा कि शाम को छतरियों की बिक्री बढ़ गई, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ये होगा कि एक मैनेजर उस ग्राफ को देखेगा और समझेगा कि चूंकि अभी मॉनसून का मौसम आने वाला है और इस इलाके में शाम के समय अचानक बारिश होती है, इसलिए ऑफिस से लौटते वक्त लोग हड़बड़ी में छतरियां खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें कल से शाम 4 बजे के बाद गेट के पास वाले शेल्फ में छतरियों और रेनकोट का स्टॉक 2 गुना कर देना चाहिए। ओहो, और मुझे लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन ही वो जादुई पल है जहां वो कच्चा बेजान डेटा अंततः आधिकारिक तौर पर सूचना या इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये हमें इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से की ओर ले जाता है, सूचना जो सही निर्णय लेने का असली आधार है। बिल्कुल। जब डेटा इन चारों चरणों मतलब एग्रीगेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन से सफलतापूर्वक गुजर जाता है, तब वो सूचना बनता है। ठीक है। सूचना वास्तव में संसाधित, व्यवस्थित और प्रासंगिक डेटा है। ये सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है, ये एक दिशा निर्देश है जो बताता है कि आगे क्या करना है। तो जिस तरह हमने शुरुआत में डेटा की कुछ विशेषताएं देखी थीं कि वो कच्चा और वस्तुनिष्ठ होता है, क्या एक बेहतरीन और काम की सूचना की भी कुछ खास विशेषताएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि हर तरह की सूचना उपयोगी नहीं होती होगी। सही कहा। एक उच्च गुणवत्ता वाली सूचना में 4 प्रमुख गुण होने ही चाहिए। पहली विशेषता है कि यह प्रासंगिक या कॉन्टेक्सचुअल होनी चाहिए। प्रासंगिक? कोई भी सूचना केवल किसी खास उद्देश्य या संदर्भ में ही मायने रखती है। संदर्भ के बिना वो सिर्फ शोर है। जैसे अगर मुझे ये रिपोर्ट मिले कि मेरे शहर में पिछले महीने बर्फबारी के जूतों की बिक्री अचानक 50% बढ़ गई है, तो ये सूचना एक जूता बनाने वाली कंपनी के लिए तो बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर मेरी कंपनी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बनाती है तो मेरे लिए सूचना का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है यह। दूसरी विशेषता है संबद्ध या रेलेवेंट होना। इसका अर्थ है कि सूचना सीधे तौर पर दर्शकों या उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की जानी चाहिए। ये कैसे? इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को जो सूचना चाहिए, जैसे कि इस साल कंपनी का कुल मुनाफा पिछले साल के मुकाबले कितना रहा, हाँ, वो उस सूचना से बहुत अलग होगी जो उसी कंपनी के एक स्टोर मैनेजर को चाहिए। जैसे स्टोर मैनेजर को क्या चाहिए होगा? जैसे कि आज सुबह कौन से शेल्फ में साबुन खत्म हो गया है। अगर सीईओ को रोज साबुन खत्म होने की सूचना मिलने लगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। सबको उनके स्तर के हिसाब से सूचना मिलनी चाहिए। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता जो आज के गलाकाट व्यापारिक माहौल में सबसे ज्यादा अहम है, वो है समय पर या टाइमली होना। टाइमली?
सही निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए सूचना का ठीक उसी समय उपलब्ध होना जरूरी है जब उसकी जरूरत हो। इसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चला रही है। अगर उन्हें 2 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट मिले कि पहले ही दिन उनका विज्ञापन गलत ग्राहकों को दिख रहा था, तो अब वो सूचना किस काम की? बिल्कुल, तब तक तो लाखों रुपए तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, अवसर निकल चुका है। बिल्कुल, बासी सूचना किसी काम की नहीं होती। और अंत में चौथी और सबसे बुनियादी विशेषता है सटीक या एक्यूरेट होना। सटीक होना यानी कोई गलती ना हो। हाँ, सूचना पूरी तरह से विश्वसनीय और हर तरह की त्रुटियों या गलतियों से मुक्त होनी चाहिए। यहाँ वो पुरानी कहावत लागू होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा। एकदम। अगर सिस्टम में शुरुआत में ही गलत डेटा डाला गया है तो उसका एनालिसिस भी गलत होगा और उस गलत सूचना के आधार पर लिए गए निर्णय किसी भी संगठन के लिए पूरी तरह से विनाशकारी हो सकते हैं। इन सभी भारी भरकम अवधारणाओं को एक साथ बांधने के लिए हमने जो केस स्टडी देखी थी वो बहुत ही शानदार है। रिटेल चेन वाली। हाँ, एक रिटेल चेन यानी देश भर में फैले हुए कई बड़े स्टोर्स वाली खुदरा श्रृंखला का उदाहरण। चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे एक MIS इन सारी थ्योरीज को वास्तविक दुनिया के एक्शन में बदलता है। ये केस स्टडी इस पूरी चर्चा का सार है। सोचिए, एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है जिसके अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा बड़े स्टोर हैं। रोजाना लाखों ग्राहक आते हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उनका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले दिन रात कच्चा डेटा इकट्ठा करता है। हर बार जब कोई बारकोड स्कैन होता है तो बिक्री का लेन देन दर्ज होता है। इसके अलावा कस्टमर फीडबैक फॉर्म और बाजार में चल रहे रुझान, ये सब वो कच्चा माल है जो सर्वर में जमा हो रहा है। फिर सिस्टम अपना असली काम शुरू करता है। वो उन लाखों स्कैन किए गए बारकोड के डेटा को एग्रीगेट करता है। बिल्कुल। फिर एनालिसिस करके पैटर्न ढूंढता है कि कौन सा सामान किसके साथ बिक रहा है और अंत में इसे समझने लायक डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स के रूप में विजुलाइज करता है। और वो रिपोर्ट कितनी बारीक हो सकती है इसका अंदाजा लगाइए। सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि कपड़े बिक रहे हैं, तो क्या बताता है? वो बताता है कि उत्तरी क्षेत्र के कुछ खास स्टोर्स में सर्दियों के कपड़ों की श्रेणी में 18 से 25 साल के युवाओं के बीच एक खास रंग की और खास डिजाइन वाली जैकेट अचानक बहुत तेजी से बिक रही है। अरे वाह! जबकि दक्षिणी क्षेत्र के स्टोर्स में वही जैकेट बिल्कुल नहीं बिक रही और शेल्फ में धूल खा रही है। और यहीं पर इंसानी दिमाग और मैनेजमेंट की भूमिका आती है। इसी सटीक सूचना के दम पर मैनेजर बाजार के उस नए रुझान को पहचान लेते हैं। बिल्कुल, वे तुरंत इन्वेंट्री के स्तर को अनुकूलित करते हैं। वे दक्षिणी क्षेत्र के स्टोर से उस जैकेट का सारा स्टॉक उठाते हैं और रातों रात उसे उत्तरी क्षेत्र के स्टोर्स में भेज देते हैं ताकि वहां स्टॉक खत्म ना हो जाए। बहुत ही स्मार्ट मूव है ये। इसके अलावा वे लक्षित मार्केटिंग रणनीतियां बनाते हैं। वे केवल उत्तरी क्षेत्र के उन 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस खास जैकेट के विज्ञापन चलाना शुरू कर देते हैं। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? ग्राहकों को वो चीज मिलती है जो वे चाहते हैं, बर्बादी रुकती है और व्यापार का मुनाफा आसमान छूने लगता है। यही एक सही मायने में काम कर रहे MIS की असली ताकत है। ये पूरी यात्रा वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। सिर्फ एक बार कोड की बीप की आवाज से लेकर, जो कि महज एक कच्चा डेटा था, हाँ, वहां से लेकर कंपनी की पूरी सप्लाई चेन और मार्केटिंग रणनीति के बदल जाने तक का सफर। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हम आज सूचना और डेटा के एक ऐसे महासागर में तैर रहे हैं जहां लहरें कभी शांत नहीं होती। बिल्कुल सही। लेकिन इस महासागर में डूबने से बचने और सही दिशा में तैरने का एक ही तरीका है, कच्चे डेटा और सार्थक सूचना के बीच के इस पूरे सफर को गहराई से समझना। ये जानना कि कब आपके सामने सिर्फ कच्चे आंकड़े परोसे जा रहे हैं और कब वो वास्तव में कोई अर्थपूर्ण सूचना दे रहे हैं। और ये ज्ञान केवल कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे मैनेजर्स के लिए ही नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सही निर्णय लेने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है और आज की ये पूरी चर्चा जिसमें हमने डेटा एग्रीगेशन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक के सफर को समझा, हाँ, ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा करती है। अच्छा, वो क्या? जरा इस बात पर गौर कीजिए। हम देख रहे हैं कि डेटा से सूचना तक के सफर में तकनीक और ऑटोमेशन की भूमिका लगातार तेज गति से बढ़ रही है। AI का जमाना है। बिल्कुल।
अगर भविष्य में डेटा को सूचना में बदलने की ये चारों चरण, एग्रीगेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और सबसे महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करने का काम भी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जटिल एल्गोरिदम द्वारा स्वचालित कर दिए जाएं, तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? क्या किसी व्यापारिक निर्णय की व्याख्या करने में इंसानी समझ, हमारे सालों का अनुभव और मानवीय अंतर्ज्ञान की प्रासंगिकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? बाप रे। या फिर जब सब कुछ मशीनें कर रही होंगी तब मानवीय अंतर्दृष्टि पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो जाएगी? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अगर एक मशीन ही ये तय करने लगे कि डेटा का असली अर्थ क्या है, तो कल के मैनेजर्स का काम क्या रह जाएगा? यही तो सोचने वाली बात है। ये एक भयानक लेकिन बेहद दिलचस्प विचार है, और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं।